हेलो हेलो हेलो। पंद्रह प्लस, 12 प्लस, 10 प्लस, 8 प्लस। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी या बेकेलाइट के हैंडल होते हैं, क्यों? क्यों? बेकेलाइट। चलो देखो, एडजस्ट करो। अब हम ये करें कि वो करें, दोनों में ही मेरे लिए जरूरी है। ये हमरा करने दो। जगह दिक्कत होता है, चारों पांचों रूम में लाइव है, जहां जिन्हें मन करता है उन्हें घुस के पढ़। 5 गो रूम में चला लाइव। प्लास्टिक दो प्रकार का। प्लास्टिक कितने प्रकार का? अभी 3 गो रूम में मैथ लाइव होता है, चौथा रूम में रीजनिंग चल गया है, तेसर रूम में जीके चल गया है। हाँ हाँ, यही काम हमारा बचले है अब तक। लगता है हम पहले से बहुत बेरोजगार हैं। छोटा 1 घंटा खाली नहीं है, 14 घंटा रेगुलर पढ़ाते हैं, 7 बजे से रात के 9 बजे तक। एक उष्मीय प्लास्टिक और एक ताप दृढ़। उष्मीय प्लास्टिक वो होता है चला जो बार बार मुलायम होता है, बार बार मुलायम होता है। कौन प्लास्टिक है? उष्मीय प्लास्टिक। जो एक बार मुलायम होता है, एक बार मुलायम होता, ये क्या है? तापदृढ़ प्लास्टिक। एक मिनट, एक मिनट। इसका जो जलना है ये भौतिक परिवर्तन है। जलना मतलब इसका पिघलना, या जब इसको गर्म करते हैं, ऐसे समझिए। फिर चूस चाट कीजिएगा। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं चला, गर्म करते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। इसको जब गर्म करते हैं तो एक के बार मुलायम होकर जल जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन। इसको आप गर्म करते हैं, जलता है क्या? अरे पॉलीथीन को गर्म करते हैं, जलता है क्या? नहीं जलता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है चला बेकेलाइट। अब बेकेलाइट का उपयोग टीवी रेडियो के कवर में, कुकर आप लोग के पास होगा, कुकर का हैंडल बेकेलाइट का बना होता है। तो देखते हैं कुकरवा कितना गर्म रहता है। बेकेलाइट जो है गर्म होता है? वो नहीं होता, क्योंकि वो ऊष्मा का कुचालक। एक और होता, माइक्रोवेव ओवन में बोरीसिलिकेट का बर्तन होता है, वो बर्तन ऊष्मा का कुचालक है। एकदम दाल वाल डाल दीजिएगा, कुछ भी ओकरा में रख के डाल दीजिए, ओवन को गर्म कर दीजिए, गर्म करने के लिए दे दीजिए, तो सब गर्म हो जाएगा, बर्तन एकदम नॉर्मल का नॉर्मल रहे। बहुत गरम गरम खीर एकदम खोल रहा है, खीर हाथ में उठा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा मिरमिराएगा। तो वो किसका बना होता है? बोरी सिलिकेट का। ये बेकेलाइट का टीवी रेडियो का कवर होता है, हैंडल होता है, जो ऊष्मा का क्या है? कुचालक। अब आप देखो, एक मिनट। अब अगर आपको पूछेगा तापदृढ़ प्लास्टिक किसको कहते हैं, तो जो एक बार गर्म करे और जल के राख हो जाए उसे तापदृढ़ कहते हैं, और जिसको बार बार गर्म करके मुलायम किया जा सके उसे ऊष्मीय प्लास्टिक कहते हैं। सही ना? लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा कौन जल जाएगा कौन नहीं जलेगा, क्योंकि ये जल नहीं जलेगा। इसका गर्म होना भौतिक परिवर्तन है, ये जल जाएगा तो रासायनिक ना। रासायनिक मतलब मिले कि ना मिले? ना मिले। तो इसको ऐसे याद रखिए, जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा। ये दोनों अलग अलग रहेगा, आने तो दोनों मिक्स हो जाए। क्वेश्चन रहेगा उसमें ताप दृढ़ अलगे नहीं कर पाइएगा। तो आप याद क्या रखिए, जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा। जो दृढ़ है वो मरेगा, वो मरेगा वो जरेगा। तो इसका मतलब ताप दृढ़ प्लास्टिक मरेगा, मरेगा मतलब जरेगा, जरेगा मतलब वो रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब ऊष्मीय प्लास्टिक जो है वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मतलब इसको अगर जलाइएगा तो जलेगा नहीं, पिघलेगा।
क्या हुआ? अब तो चला, यहाँ रूमो नहीं है, चला ही वो होगा। सेंटर नंबर 2 पे करेंगे। सेंटर नंबर 2 नहीं देखा है? पहले उसमें प्लेटफॉर्म कोचिंग चला करता था जब हम वहां पढ़ाते थे, तो वो लोग छोड़ दिया तो वही वाला बिल्डिंग लिए, उसी में क्लास चलता है अपना। लगभग वहाँ हमको लगता है 12-13 को रूम है, तो वहाँ भी क्लास चलता है। टेस्ट यहाँ बीएसएससी का यहाँ भी चलता है, वहाँ भी चलता है। हो गया? अरे हुआ? पढ़ें? अब आंसर बता दो क्या होगा। खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी या बेकेलाइट के हैंडल होते हैं क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट गर्मी के बुरे संवाहक। लकड़ी का बर्तन तो अब नहीं होता है, लकड़ी का हैंडल होता है रे? अब कहाँ होता है? ताबा में ना, औरत बन गया है तुम लोग। देखो, डेली बेलता है ना, ठीक करता है तुम्हें। देखो कुछ फार्मूला है चला जो अधिकतर पूछा जाता है। दीपक सर का ही बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं? कौन बीच में बोलता है? बोलता है ये पूरा बोलो, मर्द वाला काम करो। V बराबर W बटा Q, एक होता है E बराबर F बाई क्यू, एक होता है C बराबर Q बाई V। एक मिनट रुक। अब झोल क्या है चला, कभी कभी एकदम झोल बहुत तगड़ा लेवल पे कर देता है इतने में, ठीक ना? जैसे I बराबर V बाई R भी होता है। सब जगह जहां जहां भी है उसको W और Q के टर्म में ले जाया जा सकता है कि नहीं? कैसे? इसको हम लिख सकते हैं Q, और W के जगह V के जगह W बाई Q। इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू। तो एक यूनिट होता है कुलम्ब पर वोल्ट, लेकिन इसका यूनिट कुलम्ब स्क्वायर बटा जूल भी हो सकता है। ये अभी सिखाते हैं, बच्चा अगर नहीं सीखता है एग्जाम हॉल में, अब यही देता है। यहां भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पुट कर सकते हैं। बोलो। अच्छा, इसका यूनिट धारिता न है, धारिता का यूनिट क्या होता है? कुलम्ब पर वोल्ट। बोलो हाँ। इसको हम लिख सकते हैं भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू ऊपर जाए, कुलम्ब स्क्वायर बटा जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुलम्ब स्क्वायर बटा जूल। बोलो। क्या लिख सकते हैं? कुलम्ब स्क्वायर बटा जूल। सही कि गलत? पक्का? तो V बराबर V क्या है? विभव। W क्या है? कार्य। Q क्या है? आवेश। E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। F Q आवेश। आपका ये कौन क्या है सर, एक बार लिखिए दीजिए, मन में यही चल रहा होगा। E जो है, अभी चला एक लड़का आया, एकदम उम्र होकर हमको लगता है 37-38 पार कर गया है। सर्टिफिकेट में SC कैटेगरी से है या ST से है, अगर सर्टिफिकेट में 32 या 33 हो रहा है, लेकिन रियल उम्र वो बोला कि मेरा सर 37 पार कर गया। पिछले बार अगर ALP में रिजल्ट नहीं हुआ, ट्रेडवा में फेल कर गया। सामने खड़ा हुआ तो बड़ा अजीब लगा हमको, लेकिन उसमें उस बार हुआ क्या था कि ट्रेड में सब फिटर इलेक्ट्रिशियन, कुछ बैच हम पढ़ाए, सब बैच हम कितना बैच पढ़ाते हैं, कुछ बैच जो है दूसरे को दे दिए पढ़ाने। अब पढ़ाने दे दिए तो मामला हो, अब जैसे इसी बार मान लो बहुत बैच हो जाएगा तो कितना हम पढ़ाएंगे। दिए उसको डीजल, एगो चलवा था, पढ़ा दिया, पढ़ाया तो दिया गोंगो गोंगो कर। और छोटा को आना चाहिए था, 27 क्वेश्चन सही होना था, और 24 को सही हुआ। तीन को अभी वो इतना भयानक तरीके से मेरी ओर देख रहा था, चला कि हम, मेरा सर जो है तो क्या, वो सीधे कहता है कि सर आपके नाम पे एडमिशन लिए थे लेकिन हम लोग ठगा गए सर।
राज सर आप ही के कारण हम यहाँ हैं। बोला पार्ट ए में उसको 86 नंबर था 100, 3 क्वेश्चन और सही होना था, मामला बन जाता। मतलब इतना बोला कि सर अभी हम पेपर बेचते हैं गांव में, गांव में पेपर बेचते हैं, बिकता ही नहीं है क्योंकि गांव में कोई पेपर खरीदता नहीं है। दूध भी रख लेते हैं, पेपर और दूध लेके टहल के जाते हैं, बेच के आते हैं, सिर्फ आपके कारण 3 नंबर। इस बार वो फिर कहीं से पैसा व्यवस्था करके बेचारा आया है पढ़। इस बार ओकरा हम प्रॉमिस किएंगे डीजल इस बार हम अपने पढ़ा देंगे। अब चला हमको तो इतना खराब लग रहा है कि मतलब बैड डिसीजन था। नहीं कहते पैसा कमाने में कभी कभी आदमी अंधा हो जाता है। चूंकि पैसा हमरे आना था, हम ओकरा दे दिए, तुम पढ़ा दो, बच्चा तो पढ़ लिया कि चलो अब नहीं कुछ है तो क्या करें। आप ही कहोगे बच्चा को पढ़ने, तो कहेगा वैकेंसी आएगा तब, तो वैकेंसी आएगा तो तब तोरा चला मास्टर मिलेगा तब तो पढ़ेगा। अभी 14 घंटा मेरा ऑलरेडी चल रहा है, तो हम 15वां घंटा में आदमी है, जानवर नहीं है ना कि 24 घंटा पढ़ाते रह जाएंगे। बैल हैं कि जोत दो, 20,000 देगा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, 20,000 भी देगा तो नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसा घटना इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी हुआ था। तो जो भी बच्चे चला, अगर तुम लोग पढ़ पाते हो, ट्रेड जिन बच्चों का है, ऑनलाइन ही सही, पैसा का दिक्कत है तो ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लोगे तो और बढ़िया। पैसा का दिक्कत है ऑनलाइन ही लेके, लेकिन पढ़ लो, ठीक है ना। 1,000-1,200 टका लगेगा, अभी पढ़ लो, उस टाइम फिर बहुत दिक्कत होगा। भी विभव है और डब्लू क्या है चला, कार्य। डब्लू क्या है, कार्य। क्यू क्या है, आवेश। ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है चला, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। बोलो हाँ, ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, सही है ना। भी क्या है, डब्ल्यू क्या है, क्यू क्या है, ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। सी क्या है, धारिता। सी क्या है चला, धारिता। राइट इट डाउन। हो गया। आप क्वेश्चन बनाइए, आपका बन जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू कहीं भी यूज कर सकते हैं, या W बराबर V इंटू क्यू भी यूज कर सकते हैं। पढ़े, हाँ लिखिए ना। पढ़े, बताइए चला आंसर क्या होगा। हाँ, C बराबर Q बाय V, सही है ना। यानी धारिता C बराबर Q बटा V। अब क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़ा है, किस क्रम में जुड़ा है, होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होगा। देखो ये हमेशा बोले थे हम, श्रेणी में समानांतर में। समानांतर अभी घर में जो वायरिंग है कौन क्रम में, समानांतर। और एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, श्रेणी में धारा होता है समान, वोल्टेज होता है अलग, और समानांतर में वोल्टेज होता है समान, धारा होता है अलग, ठीक है। श्रेणी में धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग है। कितने ने ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना है चला। श्रेणी में लगा हुआ क्या क्या होता है, वो आमीटर, फ्यूज, एमसीबी, स्विच, ये सब किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। समानांतर में क्या लगा हुआ होता है, हाँ, वोल्ट मीटर और घर का वायरिंग,
ये सब किसमें लगा होता है? समानांतर में। पढ़े? हाँ जी, इंडिकेटर, हाँ श्रेणी में लगा हुआ। तब ना लाइन रहता है तो चलता है, नहीं रहता है तो नहीं चलता है। पढ़े हो? दिवाली वगैरह में जो झालर का काम होता है वो किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, होते हैं जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आंसर क्या दिया है? ए चुप रहो, नहीं है। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तुम लोग भी यही मारा होगा। तुम लोग क्या मारा है? यही आंसर भी होगा। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। कैल्शियम जो है ये कहां पाया जाता है? हड्डी में। कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा का स्रोत है ये। विटामिन रोग से लड़ने की शक्ति देता है। अब प्रोटीन शरीर निर्माण में, प्रोटीन शरीर या उत्तक के निर्माण में। शरीर या उत्तक के निर्माण। आज देखना विटामिन सी की गोली आई थी जब कोरोना आया था तो, नहीं आया था? अब तो कोरोना दूर दूर तक मिल नहीं रहा। फिर आ रहा है। हे अब जे होगा वो समझो इलेक्शन बेस्ड ही होगा। अब जो होगा बस अगला 2 महीना सब इलेक्शन बेस्ड होगा। खाली 2024 दिखना चाहिए मोदी जी को कि आ गया 1 तारीख, सब चीज का पिटारा खुल जाएगा, अनाधून लुटेगा सब। चील अभी इंदिरा आवास वगैरह भी बंद है, सब चालू हो रहा है अगला महीना से। चिल सेंसिटिव प्लांट, ये क्या होता है जानते हो? चिल मतलब ठंडा, ठंडा से जो प्लांट सेंसिटिव होता है। चिल का मतलब ठंडा, ठंडा से जो प्लांट सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब जैसे जैसे इसको इस मध्य में समझो, भैंस और गाय में गाय सेंसिटिव होता है, भैंस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब जगह तो छुआ वो सेंसिटिव हुआ, आज जगह छुओ कुछ नहीं हुआ वो सेंसिटिव नहीं हुआ। तो भैंस का सेंसिटिविटी कम और गाय का सेंसिटिविटी ज्यादा। तो कहते हैं सेंसिटिव प्लांट में, चिल सेंसिटिव प्लांट में मेम्ब्रेन लिपिड में होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है उसके लिपिड में वसा होता है। ये तो सबको पता है ना, लिपिड किसका फॉर्म है? वसा का ही फॉर्म है। लेकिन उसमें असंतृप्त वसा अम्लों का कम अनुपात होता है, जिसके कारण उसे छू देने पर भी मुरझा जाता है। छुई मुई सुना है? ये असंतृप्त वसा अम्ल का कम अनुपात उसमें होता है। यानी वसा असंतृप्त और संतृप्त वसा क्या होता है? संतृप्त वसा वह वसा है जिसके सभी बॉन्ड पूरे होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त वसा वह वसा है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो क्वेश्चन कभी कभी देता भी है कि असंतृप्त हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण में असंतृप्त वसा, कौन वसा में जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो हम पढ़ाए भी थे पीछे, निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये संतृप्त वसा बन जाता है। क्या बन जाता है?
निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये संतृप्त वसा बन जाता है। कौन वसा बन जाता है? असंतृप्त वसा जो है, ये संतृप्त वसा बन जाता है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कौन वसा बन जाता है? ये संतृप्त वसा बन जाता है। तो ई जो है चला, ये असंतृप्त होता है, इसीलिए किसी के भी छू देने से तुरंत ही क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉल। क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजनीकरण में कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है? निकेल और पैलेडियम। ये चला ग्राफ है, एगो ग्राफ तो पूछा था इस बार दरोगा में, ढाल पूछा था ना। तो चला अब ग्राफ, अब साइंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बिहार एग्जाम में भी बढ़ा है। पहले तो चला नॉर्मल हुआ करता था, रेलवे तेलवे तो ऐसा जगह स्टैंडर्ड लेके चल गया। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, चला तो सब बुझा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। ये बी है और ये पॉइंट क्या है? सी है। ये पॉइंट ए है दोस्त, और ये पॉइंट क्या है? डी है ना। और ये जो ग्राफ है, इधर वेग है, क्या है? वेग है, और इधर जो है समय है। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द आंसर। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण प्रदर्शित करता है? कौन त्वरण? शून्य त्वरण प्रदर्शित करता है। कौन त्वरण? शून्य त्वरण बोले तो बीसी। देख लो, वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देता है। किसका मान देता है? तो ई हो गया, चला ऐसे जाएगा तो बढ़ता, ऐसे आएगा तो घटता। ई हो गया बढ़ता त्वरण। रुक रुक, एक मिनट रुक ना यार। ई हो गया एक समान त्वरण, एक समान बढ़ता त्वरण या एक समान त्वरण। रुक जा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। एक समान त्वरण, और ऐसे हो रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे होगा तो घटेगा। इसको कहते हैं, ये देखो यहां पर तो वेग का मान चला, मान लो अगर 2 मीटर पर सेकंड है, तो हर जगह तो 2 मीटर पर सेकंड होगा, हर जगह 2 मीटर पर सेकंड होगा। तो ये हो गया एक समान वेग। क्या हो गया ये? एक समान वेग। एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन कर रहा है कौन सा भाग शून्य त्वरण को, शून्य त्वरण को कौन दर्शा रहा है? बीसी इज द आंसर। देख लिए। अब चला एक चीज दिखाते हैं हम आपको। ग्राफ जो है टोटल 10 को है, ये है। कितना ग्राफ है चला? कितने ग्राफ हैं चला जी? 10 ना। देखिए, एगो है दूरी, एगो है दूरी समय ग्राफ, और एगो है चला वेग समय। दूरी हो गया तो विस्थापन वही हो गया। अगर यहाँ दूरी और समय देंगे तो इसके दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। इसके बीच का ग्राफ चाल का मान देगा। यहाँ विस्थापन और समय दीजिएगा तो इसके बीच का ग्राफ वेग का मान देगा। अब वेग और समय दीजिएगा त्वरण का मान। तो देखो एकदम सिंपल है, ये ऐसे कर दो, ये फिर ऐसे कर दो, फिर ये ऐसे कर दो। पढ़ा होगा तो हम पढ़ाए हैं।
है ना। गौर फरमाइएगा, ये जो ग्राफ है चला, ये वे दूरी और समय के बीच का ग्राफ है, बोलो ना रे। ये हो जाएगा एक समान चाल, क्योंकि दूरी बटा समय चाल। ये ऐसे है तो बढ़ता चाल, ऐसे है तो घटता चाल। ये हो जाएगा बढ़ता चाल, और ये हो जाएगा घटता चाल। ये ग्राफ है असंभव। ये हो जाएगा चला एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ये हो जाएगा बढ़ता त्वरण। ये हो जाएगा घटता त्वरण। बोलो हाँ। ये ग्राफ है असंभव। ये है चला एक समान वेग, एक समान वेग। ये जो ग्राफ है विरामावस्था। इतने ग्राफ जनरल कंपटीशन में पढ़ना है। देखो रे, एक मिनट रुक ना, तनी समझियो लो। दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का मान देगा, तो ये एक समान चाल, ये बढ़ता चाल, ये घटता चाल। वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा, ये एक समान त्वरण, ये बढ़ता त्वरण, ये घटता त्वरण। ये दोनों असंभव है, बोलो ना रे। दूरी और समय के बीच का ग्राफ चाल का मान, एक समान चाल, बढ़ता चाल, घटता चाल। वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का, चूंकि वेग बटा समय त्वरण होता है, तो ये चला एक समान त्वरण, बढ़ता त्वरण, घटता त्वरण। ये दोनों क्या है, असंभव। चलिए लिख, एक बार लिख लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। हो गया। इस बार जो क्वेश्चन पूछा था वो खाली ये पूछा था कि दूरी और समय के बीच का जो ढाल है वो किसका मान देगा। ये जो ढाल है ये किसका मान देगा, चाल का। पढ़े क्या, इसके जहाँ सामान्य विज्ञान अगर है तो है, मिल जाएगा। मेरे किताब से ही लड़ा था। देख, सब बात को तुम लोग मजाक में लेते हैं। पेज नंबर 26, 26 है रे, पता नहीं, 26 के आसपास है, ठीक है कह रहा है। और पहला यूनिट एंड में पेज नंबर वो याद करता है रे। आए रे पगला। हो गया, पढ़े। महिला सब अभी लिखिए रही, लिखो, चले लिख। हो गया, पढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य तापमान के। देखो चला, एगो चीज ध्यान रखना,
इसमें तुम जब उलझोगे तो बहुत ही ज्यादा उलझ जाओगे। एग्जाम हॉल में चला उलझवे तो लोग करता है। तुम लोग को अगर लगता है कि मेरा ध्यान तुम लोगों पर नहीं है, कृपया शांति बनाए रखें। ते भाई बाबूजी को बोलो ना ब्याह करवा देना। देखो मुड़ी झुक गया, मुड़ी इसलिए झुक गया, कुकर्म कर रहा था तुम। दोनों आंख नहीं मिला पा रहा है, देख लो। आंख काहे नहीं मिला पा रहा है? आंखें नहीं मिला पा रहा। देखो इधर, इधर इधर आओ, लौट आओ। कहते हैं चला, अगर तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, एसआई मात्रक केल्विन, तो केल्विन हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, दैट इज परम पिता परमेश्वर। बोलो ना रे। तो जब तापमान को हम लोग केल्विन में व्यक्त करते हैं तो उसे परम तापमान कहते हैं, क्योंकि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। और जब उसके पीछे शून्य लगा देते हैं तो इसको कहते हैं परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान, और ये बराबर होता है -273 डिग्री। ठीक है ना? इसको कहते हैं परम शून्य ताप। क्या कहते हैं चला? इसको कहते हैं परम शून्य ताप। तो हेडिंग देंगे हम लोग, एक रात से जो क्वेश्चन पूछता है वो देख लो। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप की अगर हम बात करें, किसकी बात करें चला? परम शून्य ताप की, तो ये होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सी। इस पर चालक जो है वो अति चालक बन जाता है। कुछ अर्धचालक जो है, अर्धचालक जो है ये कुचालक हो जाता है। अर्धचालक क्या हो जाता है? कुचालक हो जाता है। और गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गैस, देखो एक मिनट रुक। जैसे ये चला -273 डिग्री सी है, -1 डिग्री सी पर पानी बर्फ बनता है। ए लड़की, -1 डिग्री सी पर पानी बर्फ बनता है। अब -273 कितना ज्यादा होगा समझ लो, हवा भी बर्फ बन जाएगा। क्या बर्फ बन जाएगा? तो इस पर गैस रहबे नहीं करता, गैस ठोस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, अर्थात गैसों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्योंकि गैस रहबे नहीं करता, गैस ठोस बन जाता है। गैस क्या बन जाता है? तो गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। लिख जल्दी, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गैसों की गति ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। चालक अति चालक हो जाता है, अर्धचालक कुचालक हो जाता है। कुणाल सर का जीके का डिस्कशन कैसा चल रहा है? मस्त, गुड। आजकल सुनते हैं लास्ट में कुछ कुछ याद भी करवाते हैं। हो गया? सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर हैं। अरे बढ़े, बढ़े हो। बढ़े कि ना? आंसर बताओ क्या होगा? जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। परम ताप कहते हैं जब तापमान को केल्विन में व्यक्त किया जाता है। ये तो बना दीजिएगा। तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। ये तो सब ने बना दिया होगा। ई क्वेश्चन में हुआ होगा दिक्कत। देखो चला, ये होता है एक सामान्य आंख। कौन आंख?
सामान्य आंख का जो लेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसकी फोकस दूरी ये होती है। और अगर दूरदृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, निकट से आता है तो दूर चला जाता है, तो दूर दृष्टि दोष का जो आंख होता है, यार दूर दृष्टि दोष का जो आंख होता है ये होता है पतला, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, अन्यत्र लेंस होता है पतला। और निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष का जो आंख होता है वो होता है मोटा, इसकी फोकस दूरी घट जाती है। देख लो, निकट दृष्टि दोष में आंख का लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है। दूर दृष्टि दोष में आंख का लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। सामान्य आंख तो वही है। अब कहता है निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या होता है, क्या होगा बता। ए की बी की सी की डी, नेत्र बॉल का बढ़ जाना। नेत्र बॉल मतलब नेत्र लेंस का बढ़ जाना। क्या है न, तो अनियमित परिवर्तन होता है जरा दृष्टि दोष में, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। अगर सामने लिख लो जरा दृष्टि दोष। अब वृद्ध होने पर तो मोतियाबिंद भी हो जाता है, जरा दृष्टि दोष भी हो जाता है। ये हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, ये हो जाएगा नेत्र बॉल का छोटा हो जाना, दूर दृष्टि दोष। ये हो जाएगा। चला, वृद्ध होने पर क्या होगा, मोतियाबिंद भी होगा, मोतियाबिंद भी होगा, और क्या होगा, जरा दृष्टि दोष। हो गया। हाँ जी, लेंस तो उत्तल ही होता है भाई आंख में। जोर से बोलिए चला जी। हाँ, आंख में जो होता है ना चला, ये आंख के अंदर का लेंस है। जो बाहर में हम लोग लगाते हैं वो निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। ये जो लेंस मोटा पतला, बाहर में जो चश्मा लगाते हैं वो थोड़े मोटा पतला हो जाएगा। बाहर चश्मा लगाते हैं निकट दृष्टि दोष में मोटा जाएगा, दूर दृष्टि दोष में पतला हो जाएगा। आंख के अंदर जो आपका एक ही लेंस है, कौन लेंस है, उत्तल लेंस। क्या चीज का, प्रोटीन का। हम तो अगर पढ़ा होगा तो पढ़ाए होंगे, नेत्र लेंस में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। करे जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ना, तो आवृत्ति नहीं बदलेगा किसी भी तरंग का, चाहे वो ध्वनि तरंग हो या प्रकाश तरंग हो, आवृत्ति नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। लिख लो, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, बाद बाकी बदल जाता है। आवृत्ति नहीं बदलती, बाद बाकी बदल जाता है। तो सघन से विरल में जाएगा सब कुछ बढ़ जाएगा, अब विरल से सघन में जाएगा सब कुछ घट जाएगा, सघन में जाएगा सब कुछ सिकुड़ जाएगा, चाहे वो ध्वनि हो या प्रकाश हो।
अब क्वेश्चन कह रहा है जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फैलती है तो वह अपना क्या करती है? गति में परिवर्तन करेगी, तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन ना होगा। तो तीनों ना सही है। सब कुछ बदलेगा, खाली क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति। जब एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है, देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है, कहां फेंका जाता है? नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा, तो अंतिम वेग भी बोले तो अंतिम वेग की प्रारंभिक, अंतिम वेग 0, कुल ऊर्जा गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण नियत रहेगा। ऊपर से नीचे फेंकोगे तब भी कुल ऊर्जा और त्वरण का मान नियत रहेगा। आप प्रारंभिक वेग 0 होगा। बोलो हाँ। आज जी का जो मान है ये 9, त्वरण जो है ये 9.8, इसको और थोड़ा अच्छे से अगर हम लोग लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 या नियत रहे, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक चीज और जा सकता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा क्योंकि हाइट बढ़ेगा, और गतिज ऊर्जा घटेगा, और ऊपर से नीचे आइएगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा और गति ऊर्जा बढ़ेगा। पढ़ो चला मन लगा के, यही एक उपाय ये है, पर कोई उपाय नहीं है तेरा पास, ना तो बिजनेस कर सकता है ना तो कंपनी में काम कर। कितनों कमजोर है, बेसिक से स्टार्ट करो तो हर काम हो जाए। कोई अब आज से पढ़ना शुरू कर, अगला 3 महीना में सब खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ तो जानिए ना रहा है। आज से स्टार्ट करो, 3 महीना में खत्म हो जाए। लेकिन जोश चला होना चाहिए, 15 घंटा बैठो, 3 महीना अगर बैठ के चला जिंदगी बदल जाता तो इसमें क्या समस्या है? बैठ जाना है, आना तो पूरा जिंदगी खड़ा रहो तुम। दूसरा उपाय यही है, क्योंकि तुम लोग को लाइन सुनाए होंगे, डीएसपी साहब हैं हमारे मित्र हैं, वो बोले ना, हम बोले सर कैसे नौकरी लिया, तो बोले हो सब, बोला ही 5-7 को किताब पढ़ लो नौकरी हो जाएगा, सब पढ़ दी। कितना सिंपल लाइन बोले। वो बोले कि 5-7 को किताब था, बोला कि एकरे से पूछता है, एकरा लेके सब पढ़ दिए, नौकरी हो गया। लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए वो 15-16 घंटा बैठे होंगे तभी ना हुआ होगा। इसलिए चला जी थोड़ा मेहनत कीजिए, और सब चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाइए, सब पेपर का। पूरा किताब तो हर 5 पन्ना में होना चाहिए, 5 से 7 पन्ना में। कोई बनाया है शॉर्ट नोट्स? तो बनाया है एकदम छोटा छोटा? ये बहुत अच्छा बच्चा है, बनाया होगा, कल हमको दिखाना। गुरुकुल का बच्चा है ना? ना हंसो नहीं, ये वो बच्चा है चला जरा यहाँ मास्टरी करता होगा पटना में, ओकरो से वैसे ही जानता है। तो नहीं पता है इसके बारे में, हमरा से पूछ। गुरुकुल का बच्चा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो गुड बॉय। बनाया ही होगा, वो जाल फरेबी वाला धंधा नहीं है, हम देख के बोलते हैं बनाया है, नहीं बेइज्जत नहीं करना, कुछ कुछ बनाया होगा। अच्छा तनी हमको दिखाना, अगर हो सकता है बच्चा के लिए उपयोगी होगा, दे दे तू, चट्टा मजे लेने में रह जाएगा। जब वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने सिर पर पहुंचता है, तुम सोच रहा है कि यह गुरुकुल का है तो बड़ा ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है चला। सिर पर पहुंचेगा तो क्या होगा? वेग का मान 0 होगा और त्वरण का मान थ्रू आउट 9.8 या 10 होगा।
बोलन रे, तो देखो ना कौन आंसर। शीर्ष पर पहुंचता है, तो शीर्ष पर पहुंचेगा तो वेग का मान क्या होगा? 0। और थ्रू आउट जी का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ। तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। तांबे के साथ मिश्रित किसमें किया था? सोना में। सोना को क्या करने के लिए? कठोर बनाने में। आंसर क्या होगा? सही है ना? इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता निर्धारण करने में निर्णायक भूमिका निभाता है? आपको अगर पता है तो आप पता कीजिए कि अगर बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? इसी से निकलता है संयोजकता। अगर बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 हुआ, संयोजकता भी 1, 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो 3, 4 हुआ तो 4, 5 हुआ तो 8 में से 5 घटा देंगे 3, 8 में से तब 5 घटाएंगे। ये पता है ना? 6 हुआ, 2 ना, और अगर 7 हुआ तो कितना? 1, 8 हुआ 0। पता है? नहीं पता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम ले लीजिए आप, सोडियम होता है 11, तो 2, 8, 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यही हो गया। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, यही संयोजकता भी हो गया। बोलो न रे। तीन नंबर ना? पढ़े? अच्छा लिखिए आराम से। पढ़े? आंसर क्या हो जाएगा? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ H2S होगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत? H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। सही बात है। चला, H2S जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये H2O प्लस SO2 देता है। ये रिएक्शन है। ठीक है। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन, इस ये भी सही है। फेरस सल्फेट FeSO4 जब टूटता है हीट की उपस्थिति में, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 देता है। हाँ, 2 देंगे तब सही होगा, 2 नहीं देंगे नहीं होगा सही। उसके हिसाब से अगर मारिएगा तो आंसर हो जाएगा। अगर यहां से 2 हटा देते हैं तो केवल 20 सही है। कहाँ है? हाँ जी। क्या क्या क्या? नहीं, HS होवे नहीं कर, इसीलिए तो गलत है। H2S हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। पढ़े? पढ़े हो? टेलीविजन का आविष्कार से जुड़ा हुआ नहीं है। हाइगेंस नहीं जुड़ा हुआ है। जॉन लेंगी बेयर्ड ये सब जुड़ा हुआ होगा। चला, ये फालतू का क्वेश्चन है, अगर कोई माई बाप नहीं पूछ दिया है, याद रखो। हाइगेंस जुड़ा हुआ नहीं। हाइगेंस जो है, चला, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत सुना है ना? लिख लो वहां पर, अनिश्चितता का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण बल
डैश वस्तु के बीच मौजूद होता है, हर वस्तु के बीच मौजूद होता है। जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगबे करेगा। तो क्या होगा आंसर बता? केवल एक, केवल दो, चार, हर वस्तु के बीच लगता है। लिख लो, गुरुत्वाकर्षण बल हर उस वस्तु में लगता है जिसमें द्रव्यमान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हर उस वस्तु में लगता है जिसमें द्रव्यमान होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हर उस वस्तु में लगता है जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। बता, आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रकृति क्या होती है? प्यारे बच्चों, अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी देखे होंगे तो इस साइड में धातु है, इस साइड अधातु है, आप बीच में उपधातु। तो इधर से इधर जाइएगा, धात्विक गुण क्या होगा? अधातु की ओर जाइएगा तो घटेगा। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होगा? चला घटेगा। तो इधर से इधर जाइएगा तो क्या होगा? फिर बढ़ेगा, क्योंकि जो आवर्त में उसका उल्टा होता है वर्ग में। आंसर बता दीजिए। आवर्त में घटेगा और नीचे जाने पर, आवर्त में घटेगा और समूह की ओर जाने पर बढ़ता है। हो गया? जिसकी ओर जाइएगा वो गुण बढ़ेगा और जिससे दूर जाइएगा वो गुण क्या होगा? घटेगा। सही ना हो? इधर आ रहे हैं तो धातु से दूर जा रहे हैं तो धात्विक गुण घटेगा, अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। मानव रक्त के निर्माण, सब मार दिया, क्या होगा? लोहा या आयरन। सही है ना? पहला खोजा गया तत्व कौन था? तांबा। सबसे पहला खोजा गया तत्व था तांबा और सबसे अधिक प्रयोग किया गया लोहा। इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? भूसी। प्लास्टिक कृषि में मिलता है रे। सब्जी का छिलका, एक कृषि अपशिष्ट नहीं, ये अपशिष्ट है। ये कृषि से ही प्राप्त होता है, लेकिन चला ये क्या है? अपशिष्ट है। ना ना, कृषि अपशिष्ट दिया है ना, तो इसको चला बहुत तरीका से काट सकते हैं आप। भूसी सबको पता है कृषि का अपशिष्ट है। आपका बहुत लोग लेकिन यो मारे होंगे। आंसर लेकिन होगा ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी से किस समूह उल्लेख नहीं किया गया? देखो चला, अक्रिय गैस का उल्लेख किया गया था लेकिन बाद में। मेंडलीफ ने ही अक्रिय गैस को सबसे इधर शून्य वर्ग बनाकर रखा था, लेकिन सबसे बाद में। तो अगर कहेगा किसको सबसे बाद में खोजा गया है, किसको इन्होंने नहीं खोजा, तो किसको? उत्कृष्ट गैस लिखिएगा। मेंडलीफ ने, एक मिनट पहले क्वेश्चन को चला समझो, झोले में फंस जाओगे तो। अभी ऐसा नहीं, हम लिखा के जा रहे हैं, सुना रहे हैं, बढ़िया सुनो। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? ये लाइन चला 100% सही नहीं है, उल्लेख किया गया है। शून्य वर्ग बनाकर रखा था मेंडलीफ ने, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ भौतिकविद ऐसा मानते हैं कि उस टाइम तक अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन कह देगा मेंडलीफ ने अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा, तो शून्य वर्ग में। लेकिन यहां कह रहा है मेंडलीफ के समय क्या नहीं था, तब भी वहां शून्य वर्ग होगा। बोलो ना रे, तो क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल गैस। नोबेल गैस बोले तो शून्य वर्ग, यानी अक्रिय गैस, अर्थात हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। लिखना सिंगल और देखें। मेंडलीफ ने, मेंडलीफ के समय, मेंडलीफ के समय अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीफ ने ही अक्रिय गैस को
मेंडलीफ ने ही अक्रिय गैस को शून्य वर्ग बनाकर रखा था, शून्य वर्ग बनाकर रखा था। आपको कहेगा मेंडलीफ ने किस वर्ग में रखा? शून्य वर्ग में। लेकिन कुछ कुछ भौतिकविद चला ऐसा मानते हैं कि मेंडलीफ ने नहीं रखा था, ये मोसले ने जब आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया तब वहां आया था। इसको थोड़ा सा देख लेना है, क्वेश्चन के हिसाब से मार लेना। थैंक यू वेरी मच। क्या क्या? वो तो चला अलग अलग ग्रुप है, पिक्टोजेन, चल्कोजेन, हेलोजेन, वर्ग का नाम है।